मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। सातवें अधिकार की चर्चा हम यहाँ से कर रहे हैं। निश्चय भाषी मिथ्या दृष्टि का यह प्रकरण। 3 भूलें अभी तक अपन ने निश्चय भाषी संबंधी देख ली। सबसे पहली, स्वयं को सिद्ध समान मानता है। दूसरी, स्वयं को शुद्ध मानता है। तीसरा, स्वयं को केवल ज्ञानी मानता है। ये 3 भूलें देखी थी। और इसी बीच एक अत्यंत सुंदर पंक्ति हमारे नज़रों में पढ़ने आई। सर्वभेद जिसमें गर्भित हैं, ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। ठीक है। कुल मिलाकर के मैं एक बात बता दूं, ये जो प्रकरण चलेगा ये दृष्टि के विषय से बहुत जुड़ा हुआ मिलेगा। दृष्टि एक यूँ समझ सकते हैं, दृष्टि का ही विषय चलने वाला है इस पंक्ति का जब अपन अर्थ करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा चार्ट बन जाए और फिर उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। मुझे बताइए, वस्तु स्वचतुष्टयात्मक होती है तो स्वचतुष्टय में क्या क्या आता है? बड़ा ही सरल प्रश्न है। वस्तु स्वचतुष्टयात्मक होती है। स्वचतुष्टय माने क्या? अब देखिए, यहाँ पर गलती नहीं करना। नहीं, फिर से। डॉक्टर साहब, शशि जी, आप कुछ कह रहे थे दोनों। बराबर। स्वचतुष्टय बोले तो द्रव्य, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन 4 को चतुष्टय कहा जाता है। अब मुझे ये पहला एक पॉइंट था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय, इस बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगी ही आपको। द्रव्यार्थिक न्याय, चलो मैं ही थोड़ा अपनी तरफ से बताता हूँ प्रश्न पूछने के बजाय। द्रव्यार्थिक न्याय जिसको भी विषय बनाता है उसे द्रव्य कहते हैं, बात एक। पर्यायार्थिक न्याय जिसको भी विषय बनाता है उसे पर्याय कहते हैं, बात 2। अब अगली बात, भेद सो पर्याय, अभेद सो द्रव्य। ये लिखते जाइए, हाँ, ये पॉइंट्स लिखते जाइए। अगर कहीं पर भी लिखना छूट जाए तो मुझे बताइए। अगर चूक जाए तो फिर आपकी दिक्कत होगी, आप समझ नहीं पाएंगे। आप जरूर मुझसे रिपीट करवा के ले सकते हैं बिना हिचकिच के, ठीक है। 4 बातें मैंने कही अभी। द्रव्यार्थिक न्याय जिसको विषय बनाए उसे द्रव्य कहते हैं। पर्यायार्थिक न्याय जिसे विषय बनाए उसे पर्याय कहते हैं, ठीक है। तीसरी बात, भेद सो पर्याय, अभेद सो द्रव्य। फिर से, भेद सो पर्याय, अभेद सो द्रव्य। अब ये कुछ बेसिक आइडिया हमारे सामने है। और एक बात, प्रत्येक वस्तु, सबको आवाज आ रही है? अभी आ रही है, बीच में थोड़े से गैप, ठीक है। बराबर।
उसके बाद मैंने ये कहा भेद सो पर्याय, अभेद सो द्रव्य। भेद सो पर्याय, अभेद सो द्रव्य। ओके, अब एक मिनट, हाँ एक ही मिनट। ओके, अब देखिए, मुझे बताइए, प्रत्येक वस्तु 1 डायमेंशनल होती है, 2 डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशनल होती है, 4 डायमेंशनल होती है, कितनी होती है? बट कंप्लीट फिगर 3 डायमेंशन में हो जाता है। 4 डायमेंशंस, 4 डायमेंशंस की एज सच कोई बात ज़्यादा आती नहीं है, बट 3 डायमेंशनल सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो यही समझ के चलिए कि वस्तु 3 डायमेंशनल होती है। लेंथ, ब्रेड्थ और उसकी हाइट, लंबाई, मोटाई, और लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, बराबर। अब एक बात समझना, अपना जीव द्रव्य भी है ना, जीव द्रव्य, वो भी घन है। कहाँ पर आया? विज्ञान घन। हम समयसार के कलशों में आपको मिलेगा ये शब्द, उसकी टीकाओं में ये शब्द मिलेगा। घन, विज्ञान घन, आत्मा को विज्ञान घन ऐसा कहा जाता है। अब घन बोले तो घन मतलब क्या होता है? घन मतलब क्या होता है? क्यूब, बराबर। मतलब ही 3 डायमेंशनल फिगर होती है, 3 डायमेंशनल वस्तु है। आत्मा के भी 3 डायमेंशनल फिगर समझना, आत्मा के भी 3 डायमेंशन समझना, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई। ठीक है, अब देखिए, जो क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र, क्षेत्र होती है उसकी चौड़ाई। ये लिखते जाइए, लिखते जाइए। अब सब मेल मिला करके, आप मेल बिठा करके मैं आपको दिखा दूंगा क्या करना है। काल होती है लंबाई, क्षेत्र मतलब चौड़ाई, काल मतलब लंबाई और भाव मतलब मोटाई। क्षेत्र मतलब चौड़ाई, काल मतलब लंबाई और भाव मतलब मोटाई। अब देखिए, क्या मैं इसी को कह सकता हूं? अब एक काम कीजिए, चलिए चलिए, एक चार्ट बनाइए, अभी एक चार्ट बनाइए। पहले कॉलम में 3 कॉलम का बनेगा। पहले कॉलम में लिखिए चतुष्टय, दूसरे कॉलम में लिखिए द्रव्यार्थिक न्याय, तीसरे कॉलम में लिखिए पर्यायर्थिक न्याय। पहले कॉलम में लिखिए चतुष्टय, दूसरे कॉलम में लिखिए द्रव्यार्थिक न्याय, तीसरे में लिखिए पर्यायर्थिक न्याय। ये हेडिंग हो गए आपके। अब चतुष्टय में क्या लिखेंगे आप? चतुष्टय में क्या लिखेंगे? बराबर, परफेक्ट। एक एक लाइन में एक एक लिखना है। एक लाइन में द्रव्य, दूसरे लाइन में क्षेत्र, तीसरे लाइन में काल, चौथे लाइन में भाव। ऐसे 4 लाइनों में लिख देना है। अब द्रव्यार्थिक न्याय से द्रव्य को सामान्य कहा जाता है। द्रव्यार्थिक न्याय से अगर विचार करें तो सामान्य, क्षेत्र के लिए अभेद, काल के लिए नित्य, भाव के लिए एक। क्षेत्र को अभेद, काल को नित्य, काल को नित्य
और भाव के लिए लिखिए 1। और पर्यायवाची नय में, चलिए आप मुझे बताइए अभी पर्यायवाची नय में आपको क्या लिखना होगा? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। आ गया ख्याल में? द्रव्य के लिए विशेष, क्षेत्र के लिए भेद, काल के लिए अनित्य और भाव के लिए लिखेंगे अनेक। अभी चार्ट आपके सामने तैयार है। अब देखिए ये जो द्रव्य है ना, द्रव्य जो अपन ने पहला लिखा है, द्रव्य, द्रव्य मतलब ही जो वस्तु है, जैसे जीव द्रव्य, ठीक है, वो द्रव्य हो गया। अब प्रत्येक द्रव्य के 3 डायमेंशंस होते हैं। मैंने अभी आपको बताया, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। मतलब ही प्रत्येक द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक होता है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? सभी जन हाँ बोलेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं शांति से आराम से चलूंगा। ओके शशि जी, आपको समझ में आया? ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अपन ने अभी एक चार्ट बनाया, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायर्थिक न्याय की अपेक्षा हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव को क्या संज्ञा दे सकते हैं? तो द्रव्यार्थिक न्याय में अगर विचार करें तो सामान्य, अभेद, नित्य, एक, ऐसी संज्ञाएं प्राप्त होती है चतुष्टय को, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को। पर्यायर्थिक न्याय से अगर विचार करें तो उसी को विशेष, भेद, अनित्य, अनेक, इस प्रकार की संज्ञा मिलती है। ठीक है, अब ये एक पार्ट हो गया। मैंने आपको एक थोड़े टाइम पहले, कुछ मिनटों पहले एक बात और कही थी कि प्रत्येक वस्तु की 3 डायमेंशंस होती है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई। और मैंने चौड़ाई, लंबाई, मोटाई में क्षेत्र काल भाव को गर्भित किया था। इससे अपन ने निष्कर्ष क्या निकाला? इससे अपन ने निष्कर्ष ये निकाला कि प्रत्येक द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक होता है। ठीक है, प्रत्येक द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक होता है। ओके, क्षेत्र को ही चलिए ऐसा लिखिए, जो आपने भेद लिखा है ना, पर्यायर्थिक न्याय में जो आपने भेद लिखा है ना, भेद, उसी के आगे ब्रैकेट में लिखिए, उसी के आगे ब्रैकेट में लिखना है प्रदेश भेद। उसी के आगे क्या लिखना है? प्रदेश भेद। काल के आगे लिखना है आपको पर्याय भेद। काल के आगे काल का जो अनित्य लिखा है ना आपने, अनित्य, वहां पर ब्रैकेट में लिखिए, अनित्य के आगे ब्रैकेट में लिखिए पर्याय भेद। और भाव के आगे क्या लिखेंगे? एनी गेस, एनी आइडिया? यहां पर लिखेंगे आप, अनेक के सामने लिखिए गुणभेद। क्यों ऐसा, क्यों समझना। क्षेत्र का मापन प्रदेशों से होता है, बात एक। काल का मापन बोलिए पर्याय से होता है, और भावों का मापन गुणों से होता है। कितने जन सहमत है इस बात से? डॉक्टर साहब, शशि जी? ओके ओके, गुड गुड। चलिए, अब मैंने भूमिका के रूप में जो थोड़ा बहुत आपको कुछ बताना था, वो मैंने आपको बेसिक बात तो बता दी है, बेसिक बात तो मैंने आपको बता दी है। अब देखिए,
मुझे बताइए, भेद के लक्ष्य से साम्य भाव आएगा या अभेद के लक्ष्य से साम्य भाव आएगा? हाँ, क्या क्या? फिर से एक मिनट, शशि जी क्या कह रहे हैं मुझे वो सुनने दीजिए पहले। ओके, आपने पहले भेद कहा क्या? अभेद ही कहा ना? ओके ओके, फिर ठीक है, क्योंकि मैंने और शायद बाकी सभी जनों ने भेद ये सुना, इसलिए हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। अभेद कहा तो परफेक्ट परफेक्ट आंसर है, गुड। अब थोड़ा इसको अपन उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं, बट उससे पहले एक और प्रश्न। नित्य के लक्ष्य से साम्य भाव आएगा या अनित्य के लक्ष्य से साम्य भाव आएगा? नित्य के लक्ष्य से। और एक के लक्ष्य से साम्य भाव आएगा या अनेक के लक्ष्य से साम्य भाव आएगा? एक। ओके, अब ये भी अपन ने भूमिका के रूप में थोड़ा समझ लिया। मुझे एक बात बताइए, अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, ये मैंने प्रवेशिका के टाइम पर बहुत बार ये उदाहरण दिया था, ठीक है, तो आज इस उदाहरण को फिर से दोहराता हूँ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमको जाना है, हम क्या करेंगे? पहियों पर बैठेंगे या सीट पर बैठेंगे? क्यों? सीट स्थायी है, पहिए हैं तो चलते रहते, घूमते रहते हैं, और पहियों का आश्रय लेंगे तो कटेंगे पिटेंगे, ठीक है। सीट पर बैठेंगे तो आराम से शांति से अपने गंतव्य को पहुंच पाएंगे, बराबर है। बस यही बात है, नित्य का आश्रय लोगे अपने गंतव्य को बराबर पहुंचोगे, अनित्य का आश्रय लोगे मिटोगे पिटोगे, ठीक है। और मुझे एक उदाहरण देना चाहता हूँ। क्यों जी? किसी देश को थोड़ा आगे बढ़ना है, किसी देश को उन्नति करनी है, जो अभी मान के चलिए उसके पास कुछ ही नहीं है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, मतलब बेसिक डेवलपमेंट भी वहाँ पर नहीं पाई जाती है। अब ऐसे देश ने, बहुत सारे अफ्रीका के कंट्रीज भी ऐसे पाए जाते हैं, अब मान के चलो ऐसे देश को आगे बढ़ना है, तो किसका आश्रय लिया जाए? भारत जैसे स्थिर देश का आश्रय लिया जाए या पाकिस्तान जैसे अस्थिर देश का आश्रय लिया जाए? भारत का आश्रय लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान जैसे देश का आश्रय लिया जाए जो अभी हिस्सों में, टुकड़ों में बट रहा है, 4-5 अलग अलग टुकड़े हो रहे हैं, ऐसे का आश्रय लिया जाए, या फिर एक अखंड भारत का आश्रय लिया जाए? एक अखंड भारत का आश्रय लिया जाए। बस यही बात यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। आश्रय जब अपन अभेद नित्य एक का करेंगे, अर्थात ही हम सामान्य का लक्ष्य करेंगे, तो ही हमें समता भाव आएगा। विशेष के लक्ष्य से, भेद के लक्ष्य से, अनित्य के लक्ष्य से, अनेक के लक्ष्य से व्यग्रता होती है, दिक्कतें उत्पन्न होती है। क्यों जी? मरे को देखेंगे तो रोना ही आएगा, सिंपल सी बात है ना, मरे को देखेंगे तो रोना ही आएगा ना, है ना। तो अगर तुम अनित्य और अनित्य और अनेक की अगर दृष्टि करोगे तो तुम पर्यायों की दृष्टि कर रहे हो, भेद ही की दृष्टि तो कर रहे हो तुम। फिर से अगेन, यदि हम भेद, अनित्य, अनेक इनकी दृष्टि करते हैं, मतलब क्या करते हैं? हम प्रदेश भेद के ऊपर लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं, पर्याय भेद के ऊपर लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं, और गुण भेद के ऊपर लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं, परंतु चैतन्य भाव ऐसा नहीं है। तो कैसा है? सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव, सो पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव ऐसा नहीं है, सारे भेद जिसमें गर्भित है। अब कौन कौन से भेद? अब आपको हिंट लग गई होगी कि कौन सर्वभेद मतलब कौन कौन से भेद लेने हैं, बताएगा कोई? सर्वभेद जिसमें गर्भित है, हाँ, क्या लेना आपको? क्या उत्तर आएगा?
वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, बट सर्वभेद, सर्वभेद मतलब कौन कौन से भेद? सर्व मतलब कौन कौन से भेद? अरे मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवाया था ना, भेद के आगे लिखिए पर्याय भेद, अनित्य के आगे लिखिए, सॉरी, भेद के आगे लिखिए प्रदेश भेद, अनित्य के आगे लिखिए पर्याय भेद, और अनेक के आगे लिखिए गुण भेद। तो ये जो तीन भेद है ना, गुण भेद, पर्याय भेद, प्रदेश भेद, इन समस्त भेदों को किया कौन? ये समस्त भेद जिसमें गर्भित हो जाते हैं, ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। अब आप कहेंगे गर्भित, गर्भित होना मतलब क्या? तो क्या ये समस्त भेद क्या? ये जो भेद है, जितने भी आपने भेद बताए, प्रदेश, पर्याय, गुण, ये बेसिकली सामान्य द्रव में है, यही कहना चाहते हैं ना? सामान्य में कैसे होंगे? सामान्य में मेरे मतलब द्रव्य में है, द्रव्य में सारी चीजें होंगी। हाँ बराबर, बराबर, द्रव्य में ये सब चीजें पाई जाती है, प्रदेश भेद है, गुण भेद है, पर्याय भेद है, बराबर। परंतु चैतन्य भाव जो होगा, तो चैतन्य भाव होगा, सो कैसे होगा? ये भेद रूप है या अखंड है? मुझे बताना, चैतन्य भाव इन भेद रूप है या अखंड रूप है? टुकड़ों में बटा है या एक अखंड है? अखंड है ना। बस यही बात कहना चाह रहे हैं कि तुम अगर ध्रुव का लक्ष्य करना चाहते हो, चैतन्य भाव का लक्ष्य करना चाहते हो, तो ये सारे जितने भी भेद है ना, गुण भेद, पर्याय भेद, प्रदेश भेद, इन सबको उसमें गर्भित कर दो। अब गर्भित कर दो, गर्भित कर दो मतलब क्या? अरे देखो सिंपल सी बात है। नहीं साहब, हमने तो कई बार सुना है कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, दृष्टि के विषय में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई भेद वहां पर पाया नहीं जाता है, एक अभेद, नित्य, अखंड, एक सामान्य, बस यही सब होता है। बिल्कुल सही बात है। अभी तो आप कह रहे हैं कि भेद भी शामिल कर दिया आपने। अरे बाबा तुम अपेक्षा समझो, अपेक्षा समझो। जहां पर भी ये लिखा मिलेगा आपको क्या, कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, या फिर भेद शामिल नहीं है, या गुण भी शामिल नहीं है, प्रदेश भी शामिल नहीं है, ऐसा सुना होगा आपने। दृष्टि के विषय में ज्ञान, दर्शन आदि गुण शामिल नहीं है, तो एक वो ध्रुव शामिल है, बस एक अकेला ध्रुव है। ऐसा क्यों कहा? अरे बाबा जितना तुम भेद करते जाओगे उतनी व्यग्रता होगी, और हमको व्यग्रता नहीं करवानी है, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिल रहा है कि गर्भित कर दो, उसमें गर्भित कर दो मतलब उन्हीं को द्रव्य रूप से, ध्रुव रूप से गर्भित कर दो। मुझे बताइए, गुण, ध्रुव ये अलग अलग है या क्या है? अरे कैसी बात पूछते हो? ध्रुव है तो गुणों ही का तो पिंड है। समझ में आ रही है ना बात? ध्रुव है तो गुणों ही का तो पिंड है। अब उसको अलग कैसे किया जाएगा? तो अखंड रूप से ध्रुव में ही शामिल कर दो, उसी को तो गर्भित होना कहते हैं। कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझ रहे तो फिर से बताइए। उसको थोड़ा डिवाइड करके बोल दिया, क्षेत्रकाल भाव की अपेक्षा भेद को उसी में शामिल कर लिया, अभेद में, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना? आप सही समझ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें और क्या कहना चाहिए, एक रेक्टिफिकेशन या थोड़ा और उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड है, रिफाइनमेंट। हाँ, थोड़ा स्टेटमेंट में थोड़ा और रिफाइनमेंट आना ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अपन को दो चीज़ों की चर्चा करनी है। जो चैतन्य भाव है उसमें सर्वभेद कैसे गर्भित है, इन दो बातों की चर्चा करनी है। दो बातें कैसे हो गई? पहले तो अपन को ये समझना है कि सर्वभेद मतलब क्या, और उसमें गर्भित है या नहीं भी है, ये दूसरी बात। मैंने आपको शुरुआत में पहले बताना चाहिए था, बट चलो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। जो चैतन्य भाव है, जो पारिणामिक भाव है, उसमें
भेद है या नहीं है, और यदि है तो गर्भित है या नहीं है। ओके, ये इन दो प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। देखो, सर्वभेद मतलब कौन कौन से भेद हो सकते हैं, इसका यहाँ पर विचार किया जा रहा है। कोई भी द्रव्य होता है सो क्षेत्र काल भावात्मक होता है। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी द्रव्य होता है सो क्षेत्र काल भावात्मक होता है। क्षेत्र मतलब क्या साहब, इसके असंख्यात प्रदेश है, इस जीव के असंख्यात प्रदेश है। मुझे बताइए, असंख्यात कह करके भेद उत्पन्न होता है या अभेद उत्पन्न होता है? क्या क्या कहना है आपका? भेद उत्पन्न होता है। कैसे कैसे? क्योंकि हम उसे संख्यात प्रदेश बोल रहे हैं ना भाई। परफेक्ट आंसर। जब हमारे असंख्यात कहते से ये नक्की हो रहा है कि ये भेद को खड़ा करने वाला है। जैसे अपन ने कहा कि हमारी कक्षा में 4 साधर्मी जन आते हैं, ठीक है। अब 4 साधर्मी संख्या से ये नक्की हो रहा है कि 4 अलग अलग व्यक्ति है, बराबर है ना। अब ये तो प्रदेश की बात हो गई। मुझे बताइए, क्या पर्याय में ऐसा नहीं होगा? पर्याय प्रत्येक समय में एक पर्याय होती है, प्रत्येक समय की एक पर्याय है। अब ऐसे कितनी पर्याय हैं? एक समय में कितनी पर्याय होती है जीव की? एक समय में एक ही पर्याय होगी ना। चलो ठीक है, ओके, एक समय में एक ही पर्याय होगी। मैं क्वेश्चन को थोड़ा, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बाद में पूछता हूँ। आपका उत्तर किसी अपेक्षा बिल्कुल सही है, बट जो मैं अपेक्षा रख रहा हूँ वो मैं थोड़ा बाद में पूछता हूँ। देखो, अब मुझे बताइए, गुण कितने हैं? गुण कितने हैं? अनंत है। अनंत को ही अनेक भी कह सकते हैं। एक गुण तो नहीं है, अनेक गुण है, बराबर। एक गुण तो नहीं है, अनेक गुण है, ठीक है, अनेक गुण है। अनंत कहते से ये अनेक है, ये नक्की हो रहा है। अब मुझे बताइए कि पर्याय, एक समय में पर्याय कितनी होती होगी जीव की? जीव में कितनी पर्याय होती होंगी? प्रत्येक गुण की एक पर्याय, प्रत्येक गुण की एक पर्याय। परफेक्ट, ये ऐसी अनंत पर्याय हो जाएंगी, ऐसी यहाँ पर भी अनंत पर्याय हो जाएंगी। और एक पर्याय का काल कितना होता है? एक समय होता है। और यह जीव कब से चला आ रहा है? जीव का काल कितना है? अनादि निधन है, अनादि अनंत इसका काल है, बराबर। तो इससे भी नक्की हो रहा है, अगर प्रत्येक समय की एक पर्याय है तो कितनी सारी तो पर्याय हो गई, कितनी सारी अनंतो पर्याय हो गई, अनंत पर्याय हो गई। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये जो अपन ने देखा असंख्यात प्रदेश, ये अनंत पर्याय, प्रत्येक समय की एक पर्याय, ये अनंत गुण, क्या ये भेद है या नहीं है? भेद है। हाँ जी। मुझको ऐसा लग रहा है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे एक आम है, हमने सिर्फ उसे अखंड रूप से एक आम कह दिया। अब उसमें उसके गुण और उसके पर्याय सब गर्भित होगी ना उसमें। अब मीठा कहें, पीला कहें, खट्टा कहें, ये अलग अलग ना कह के एक आम कह के इसी तरीके से शायद बन जाएगी बात। हाँ, ये जो बोल रही है ना, ये दरवाजे की अपेक्षा से है, बराबर, सारी बातें बतानी। परफेक्ट। कुमकुम, आपने जो कहा ना, ऐसे तो सारी बता, आप जो कह रही है ना, डेफिनेटली वो एक अपेक्षा है जिसकी अपन सिद्धि करने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही बात समझी। एक अपेक्षा, मैं उसी का स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, अभी मैं उसी का स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। मैं फिर से मैंने फिर, बता रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप ऐसा समझ रहे हैं ना, आप समझ नहीं पा रहे, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप इसीलिए समझ कर रहे हैं। जैसे आप एक कहा ना, तो आप एक में कर वो इस तरीके से हो जाएगी ना, आप कहते सब गर्भित हो गया। बराबर, बिल्कुल सही कहा आपने। एक कहा तो सब गर्भित हो जाता है। मैं उस मुद्दे के ऊपर भी आ रहा हूँ,
ठीक है। मैं तो फिर से 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि कहीं मेरे समझाने में या फिर स्पष्टीकरण में कहीं कचास रही हो तो उसको भी सुधार लिया जाए। देखिए समझिए, तो अपन ने क्या देखा, प्रत्येक द्रव्य है, क्या कहा, मैं ये आप शायद इसी जो लाइन है सर्ववेद जिसमें सचेतन स्वप्रणय इसी को आप यू आर डिटेलिंग। हाँ, मैंने कहा भी ना फिर कि अपन यहाँ पर 2 प्रश्नों का समाधान करने वाले हैं। सर्वभेद मतलब कौन कौन से भेद है भी या नहीं भी, पहले तो इस प्रश्न का उत्तर, और अगर है तो उस चैतन्य भाव में गर्भित है या नहीं भी, ये दूसरा प्रश्न। ठीक है, डेफिनेटली पंडित साहब की भी अपेक्षा रखेंगे। हाँ 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 समान विशेषात्मक होता है, बराबर, दोनों ही चीजें हो रही है लेकिन उनको अलग अलग समझना है, ये इतना चाह रहा है। हाँ बराबर ना। अब देखिए 1 मिनट, अब थोड़ा सा सभी जन रुक जाइए, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। ये तो क्या है, मैं जो कुछ बोलने वाला रहूँगा, शायद अगर वो पहले ही आ जाए ना तो फिर वो फ्लो नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर आप पहले ही उस संबंध में प्रश्न भी पूछेंगे तो स्पष्टीकरण भी उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। मैं कंप्लीट करता हूँ फिर अपन चर्चा करते हैं। देखिए सर्वभेद मतलब, पहले तो पहला प्रश्न क्या था, भेद है भी या नहीं भी। जी हाँ, पर्यायर्थिक नय से देखो तो सारे भेद पाए जाते हैं, गुण भेद पाया जाता है, पर्याय भेद पाया जाता है, प्रदेश भेद पाया जाता है। बट जो चैतन्य भाव की बात करेंगे उसमें भेद नहीं होता, वहां पर भेद की बात नहीं होगी, वहां पर तो अभेद, नित्य और एक इतने मात्र का आश्रय लिया जाएगा। वहां पर कोई भेद नहीं होगा, कोई भेद नहीं वहां पर पाया जाएगा। ठीक है, अब आपने दूसरा भी प्रश्न उठाया था कि गर्भित है भी या नहीं भी। तो एक बात समझना, दोनों अपेक्षाएं मिलती है जिनागम में। कहीं अपेक्षा आपको मिलेगी कि गर्भित है, कहीं आपको अपेक्षा मिलेगी कि गर्भित नहीं है। यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ पर गर्भित है इस अपेक्षा को ऊर्ध्व किया जा रहा है, यहाँ पर इस अपेक्षा को मुख्य किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो देखो, जब अपन एक विशिष्ट पर्याय को सामने करेंगे, या फिर एक विशिष्ट गुण को सामने करेंगे, या एक विशिष्ट प्रदेश को अगर सामने करेंगे तो क्या होगा, भेद खड़ा होगा। बराबर, अब अपन को वो चाहिए ही नहीं, वो अपन को झंझट ही नहीं चाहिए। तो अपन ने क्या किया, ये जितने भी भेद है इन सब को कर दिया द्रव्य में शामिल। तो इसी को कहते हैं सर्वभेद जिसमें गर्भित होते हैं। अब कुमकुम जी आप जो उदाहरण दे रही थी ना, अब वो उदाहरण आ जाएगा। क्यों इस चक्कर में पड़ना कि मेरे इतने गुण हैं, मेरे इतने प्रदेश है, या फिर मेरी इतनी पर्याय हैं, ये क्यों बताना। एक का आश्रय करो, सबकी प्राप्ति हो जाएगी। देखो और मैं एक बात और बताता हूँ। उदाहरण है, कोई व्यक्ति है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति, अपन अंबानी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अंबानी का एग्जांपल लेते हैं। अब मुकेश अंबानी है, वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, उसकी इतनी सारी कंपनियां हैं, वो इसका इतना मालिक है। अब मुझे बताइए, नीता अंबानी को इतनी सारी कंपनियों पर मालकियत जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा उसको। एक मुकेश को बस वरना है तो सारा माल उसका हो जाएगा। बराबर है ना। बस ऐसी बात है, तुमको ये झंझट में नहीं पड़ना है कि मेरी ये पर्याय हैं, मेरी ये इतने सारे गुण हैं, मेरे इतने सारे प्रदेश है, ये टंटा छोड़ दो। एक काम करो, तुम उस ध्रुव का आश्रय लो जिससे तुम्हें ये सारे प्रदेश भी कवर हो जाएंगे, सारे गुण भी कवर हो जाएंगे, सारी पर्याय भी कवर हो जाएंगी उसमें। ठीक है, और एक उदाहरण, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे पेट में बहुत आग हो रही है, बहुत
आग पड़ती है ना, कहते हैं ना, तो एक काम करना, तुम्हें थोड़ी सी कुछ ठंडी चीज़ लेनी होगी, जैसे तुम नींबू ले सकते हो, तुम कुछ इलायची वगैरह ले सकते हो, तुम्हें पानी पीना चाहिए। अब डॉक्टर ने इतने 3-4 चीज़ें कह दी। अगर कोई सयाना होगा वो क्या करेगा? परफेक्ट, शिकंजी पिएगा। बराबर। वो ये नहीं विचार करेगा कि अरे मुझे एक गिलास पानी भी पीना है, ओ मुझे तो एक नींबू का भी सेवन करना है, अरे अरे मैं तो इलायची भी खा ही नहीं सकता, वो इलायची मुंह में डालने पर कुछ अलग ही टेस्ट आती है, बहुत अजीब लगता है, और क्या करना। अरे सिंपल सी बात है, एक शिकंजी का सेवन करो। क्यों इतनों का आश्रय करना? मिर्च अलग से चाहिए, मसाले अलग से चाहिए, अरे एक सब्जी का आश्रय करो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। बस यही बात है। तुम्हें एक चैतन्य भाव का आश्रय करना है तो सारे भेद उसमें गर्भित कर दो, तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। फिर कौन कौन से भेद? फिर चाहे प्रदेश भेद हो, गुण भेद हो, पर्याय भेद हो, डज नॉट मैटर, सारे भेद उसमें गर्भित कर दो, तो वही तुम्हारा चैतन्य भाव है, वही तुम्हारा दृष्टि का विषय है, वही तुम्हारा ध्रुव है, त्रिकाली ध्रुव जिसे हम कहते हैं, वही तुम्हारा 8वें नय का विषय है। परिणामिक भाव भी उसी को कहते हैं। ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? ओके, एक ही मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए मुझे बस। नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कहाँ थे अपन? हाँ, मैं दो बातों की यहाँ पर चर्चा की कि सर्वभेद मतलब जो क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा तुमने भेद लगा रखा है ना, क्षेत्र प्रदेश भेद, काल भेद, मतलब पर्याय भेद और गुण भेद, ये सारे भेद उड़ा दो। यही सब बात है कि इन सभी प्रकार के भेद अब गर्भित कर दिए। ठीक है, पर्यायों को और गुणों को ध्रुव में गर्भित कर दिया। ठीक है, तो बस मूलतः तो यही बात है। आप कुछ भी कथन करो, अल्टीमेटली आपको निष्कर्ष तो वही निकालना है। कोई कहेगा नहीं साहब ध्रुव में तो पर्याय का प्रवेश ही नहीं है, बात बिल्कुल सही है। अगर तुम एक एक पर्याय लोगे कि एक एक उत्पन्न ध्वंसी पर्याय लोगे तब तो दिक्कत ही है, तब तो उसको ध्रुव में कैसे शामिल कर सकते हो? शामिल करने के लिए दिक्कत सबसे पहले ये आएगी, ध्रुव है नित्य स्वभावी, पर्याय है अनित्य स्वभावी, तो नित्य स्वभाव में अनित्य स्वभाव वाली वस्तु कैसे मिलेगी? संभव ही नहीं है। इसलिए पर्यायों को तुम ध्रुव में डाल ही नहीं सकते। ध्रुव है अभेद और पर्याय है भेद वाली, गुण है, ये इतने एक एक गुण है, ये भेद की वस्तु अभेद में कैसे मिलेगी? बराबर। तो कोई अगर ये कहता है कि गुण और पर्याय मिली हुई नहीं है ध्रुव में, बात आप बिल्कुल सही है। अगर एक एक गुण या एक एक पर्याय एक एक प्रदेश की बात करता है, और यदि कोई कहे कि सारी पर्याय भी उसी द्रव्य में समा जाती है, सारे गुण भी उसी द्रव्य में समा जाते हैं, जिस प्रकार सारी नदियाँ एक समुद्र में जाकर के मिलती है, उसी प्रकार ये सारे गुण सारी पर्याय उसी द्रव्य में जाकर के मिलते हैं। अगर कोई ऐसी बात कहे तो तब भी हर्जा क्या है? अगर अभेद रूप से मिलते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है, गुणों का अभेदपना मतलब क्या? गुणों का अभेदपना मतलब क्या? आपने कहा ना अभी कि भेद गर्भित हो गए, मतलब अभेद रूप से गर्भित हो गए, तो गुण भेद नहीं रहा, तो गुणों का अभेदपना मतलब क्या? गुणों का अभेदपना मतलब गुण सामान्य, ये ज्ञान है, ये दर्शन है, अलग से आइडेंटिफाई मत करो। ये अनंत गुण, अरे अनंत भी मत कहो, ये गुण, बस इतनी सी बात, ये मेरे गुण, ये समस्त सारे के सारे गुण उस द्रव्य में जाकर के मिल गए। अब पर्याय का अभेदपना मतलब क्या? ये थोड़ा टफ जाएगा समझने के लिए। आपने कहा कि सर्वभेद गर्भित हो गए, ठीक है, गुण भेद गर्भित हो गए, ये तो अपन ने समझ लिया। पर्याय भेद भी गर्भित हो गई अभेद रूप से,
सो कैसे ये इतनी सारी पर्याय अभेद रूप से गर्भित होना मतलब क्या? इसका मतलब इतना ही है कि एक विशिष्ट पर्याय को फोकस मत करो। मारीच, भील, मारीच, शेर, महावीर, ये अलग अलग पर्याय मत देखो। तो जो भील में वही, मारीच में वही, शेर में वही, महावीर में, तो ये जो पर्याय का क्या कहना चाहिए, अखंडपना है, जो वह पना है पर्याय का, क्या कहना चाहिए, वो द्रव्य में वस्तु वही की वही है, बस परिणमन करती हुई आपको दिखने में आ रही है। बस वो परिणमन पना उसी को कहेंगे परिणमन स्वभाव, उसी को कहेंगे पर्याय की अखंडता, उसी को क्या कहेंगे, पर्याय की अभेदता, जो कहना है आप कह सकते हैं। और वो जाकर के मिलती है द्रव्य में, ठीक है। और जो प्रदेशों का भेद है, प्रदेश भेद तो भी यही समझ लीजिए कि असंख्यात प्रदेश तो रह नहीं है, बस मेरा अपना स्वप्रदेश, आत्मा ही लोक है, ये मेरा अपना अपना अलग सा लोक, इसके अलग से कोई प्रदेश नहीं, मेरे ही वे प्रदेश है, मेरा ही ये अपना क्षेत्र है। कितने जन समझ रहे हैं ये क्या प्रकरण चल रहा है, ये कितने जनों को बाउंसर जा रहा है? ओके, अब देखिए ये आपको कम से कम 2-3 दफ़े तो थोड़ा सुनना पड़ेगा, नहीं तो इस विषय के ऊपर ग्रिप नहीं आएगी, इस विषय के ऊपर आपको कमांड नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपको 2-3 बार तो ये सुनना। मैं आपको सच में बताऊं, मैंने इसके प्रवचन कम से कम 4 से 5 बार सुने होंगे, तब जाकर के मैं थोड़ा बहुत कुछ टूटा फूटा बोल पा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और ये थोड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अपनी आत्म वस्तु के बारे में यथार्थ जाने बिना हम आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे? इसलिए दृष्टि का विषय क्या, पहले ये तो समझ ले, ये सर्वभेद जिसमें गर्भित है, मतलब पर्याय है भी नहीं भी, गुण है भी नहीं भी, इसका तो पहले निर्णय किया जाए और फिर जाकर के आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। इसके लिए ये सब चर्चा यहाँ पर की गई है। हाँ, बस रुकते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अभी ज़्यादा मैं प्रकरण को नहीं लंबाऊंगा। नहीं है, चलिए मैं लेक्चर तो अपलोड कर दूंगा, तो आप सुन लीजिएगा और फिर कुछ प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं सुनने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद।